हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस पर जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि वाइफ का जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस को कहां कहां पर क्लेम कर सकती है, किन किन कानूनों के अंतर्गत जाकर के क्लेम कर सकती है। उसके बाद हम समझेंगे कि अगर वो अलग अलग कानूनों में जाकर के मेंटेनेंस को क्लेम करती है तो क्या उसको हर एक कानून में मेंटेनेंस ग्रांट हो सकता है, और अगर होता है तो उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा। इसको लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो आप लोगों की कंफ्यूजन पे ही बना रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियो है, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हमें इस प्रकार के वीडियोज लाने की प्रेरणा मिलती रहे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि वाइफ के पास सबसे पहला जो कानून है वो है 125 सीआरपीसी, जो कि काफी प्रचलित है और अधिकतर लोग इसका यूज करते हैं। 125 सीआरपीसी के अंतर्गत वाइफ स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए आपसे भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। इसके अलावा सेकंड जो है वो डीवी एक्ट के अंतर्गत भी वो अपने मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, बच्चे के लिए भी डिमांड कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि हिंदू मैरिज एक्ट का कोई भी केस चाहे उसकी तरफ से दर्ज हो चाहे आपकी तरफ से दर्ज हो, फॉर एग्जाम्पल आपका सेक्शन 9 है या आप मान लीजिए कि आपका सेक्शन 13 है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो ऐसे किसी भी केस में वो सेक्शन 24 HMA की एक पिटीशन लगा करके आपसे मेंटेनेंस, आपसे लिटिगेशन एक्सपेंसेज और आपसे अपना आने जाने का जो ट्रैवलिंग का खर्चा है उसका क्लेम कर सकती है। अब दोस्तों इसे एक एक करके समझते हैं। अब मान लेते हैं दोस्तों किसी परिस्थिति में वाइफ ने 125 सीआरपीसी भी डाल दिया, डीवी एक्ट का केस भी डाल दिया और 24 HMA भी डाल दिया और तीनों ही जगह मेंटेनेंस को क्लेम करती है। तो अब ऐसे में क्या होगा, अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले 125 सीआरपीसी में पत्नी को कुछ मेंटेनेंस ग्रांट हो गया। अब डीवी एक्ट का केस पैरेलली चल रहा था, तो क्या डीवी एक्ट में भी ग्रांट हो सकता है? देखिए, जब डीवी एक्ट में आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो वहां पर आप ये तथ्य कोर्ट के सामने लाएंगे कि इनको 125 सीआरपीसी में ऑलरेडी इतना मेंटेनेंस मिल रहा है। अब ये दो चीजें होंगी, या तो मजिस्ट्रेट साहब उस ऑर्डर को देखते हुए डीवी एक्ट के अंतर्गत उसको मेंटेनेंस का ऑर्डर करेंगे ही नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि ऑर्डर वहां भी हो जाता है और यहां भी हो जाता है। अब दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। अभी हम पहले आ जाते हैं सेक्शन 24 HMA पे। सेक्शन 24 HMA पे भी उसने मेंटेनेंस मांगा था, लेकिन उससे पहले 125 या डीवी में आपका ऑलरेडी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है। तो आप वहां पर मजिस्ट्रेट साहब को बताएंगे कि 125 और डीवी में ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, वहां मैं पे कर रहा हूं, यहां पर इसको मेंटेनेंस बांधने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में दो चीजें हो सकती है, या तो आपका मेंटेनेंस मजिस्ट्रेट साहब बांधेंगे ही नहीं उस चीज को देखते हुए, केवल आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यदि वाइफ दूर से आ रही है और उसका लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए आपको लगभग 10 से 15,000 रुपए 20,000 रुपए का ऑर्डर किया जा सकता है वन टाइम, तो ये ऑर्डर हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि उसके बावजूद भी कोई मेंटेनेंस उसके लिए बांध दिया जाता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि तीनों ही केस में कुछ कुछ मेंटेनेंस की अमाउंट बन गई, डीवी में भी कुछ बन गई, 125 में भी कुछ बन गई और सेक्शन 24 HMA में भी बन गई। अब आपका प्रश्न होता है कि सर मैं हर जगह क्या मेंटेनेंस दूंगा उसको। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एप्लीकेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजनेश वर्सेस नेहा का रेफरेंस ले सकते हैं, जहां पर यह कहा गया है कि यदि एक से ज्यादा कानूनों के अंतर्गत मेंटेनेंस बन गया है तो वो मेंटेनेंस की अमाउंट सेट ऑफ होगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि डीवी एक्ट के अंतर्गत अगर आपका 7,000 रुपए का मेंटेनेंस बंधा है और 5,000 रुपए का मेंटेनेंस आप 125 में ऑलरेडी दे रहे हैं, तो वो सेट ऑफ होगा डीवी में, यानी वहां पे आप केवल 2,000 रुपए का ही मेंटेनेंस देंगे। इसी तरह से 24 HMA में भी। या आप इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको 2 जगह या 3 जगह यदि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है तो आपको वो अमाउंट पे करनी है जो कि सबसे ज्यादा हो। आप इसको ऐसे समझ लें या फिर ये समझ लें कि जो आप अमाउंट ऑलरेडी पे कर रहे हैं वो दूसरी जगह पे सेट ऑफ होगी, एडजस्ट होगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि तीनों जगह पर इंडिविजुअल अलग अलग आपको देना होता है। ऐसा हो जाता था पहले कई बार इस तरह के ऑर्डर, लेकिन अभी रजनेश वर्सेस नेहा आने के बाद ये एक अच्छी चीज हुई है कि इस जजमेंट के अंतर्गत ये कहा गया स्पष्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर ऐसा होता है तो सेटअप होगा, यानी कि एडजस्ट होगा। तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको कोर्ट को अवगत कराना पड़ेगा। अब मान लेते हैं आपने कोर्ट को बताया नहीं कि मेरा इतना मेंटेनेंस वहां पे चल रहा है, ऑर्डर चल रहा है पहले से, तो कोर्ट की अपने आप तो जानकारी में आएगा ही नहीं, तो आपको दोनों जगह ही ऑर्डर हो गया। आपको ये कोर्ट को बताना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें आप रेफरेंस लोगे इस जजमेंट का और कोर्ट को बताओगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये सेट ऑफ होना था, नहीं हुआ। और यदि फिर भी कोर्ट नहीं करती है तो फिर आप इसको चैलेंज करोगे। यदि डीवी एक्ट का मामला है तो आप सेशन कोर्ट में चैलेंज करोगे, यदि आपका 125 का या सेक्शन 24 HMA का मामला है, अगर वो फैमिली कोर्ट में चल रहा है तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज करोगे कि यहां पर रजनेश वर्सेस नेहा के अंतर्गत दी गई इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, तो वहां से डेफिनेटली आपको राहत मिल जाएगी। तो कुल मिला के इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको अलग अलग मेंटेनेंस देना होगा। उम्मीद करता हूं जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आप अच्छे से समझ गए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।